गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग का टॉपिक है फिजियोलॉजी का पेपर सेक्शन बी है, जो 2019 का पेपर है नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। इसका पहला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें देखते हैं, द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है उसका ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद इंटर कन्वर्जन होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज में टूटने से हमको एनर्जी मिलेगी। तो वो एक मेटाबॉलिज्म कैसे होती है वो देखना है हमको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज ए फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है दैट इंश्योर ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू लिविंग सेल, जिसकी वजह से ग्लूकोज में जैसे ही कार्बोहाइड्रेट टूटता है वैसे ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है लिविंग सेल में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है, विच कैन बी ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जो सेल के अंदर चलती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट टूटता है। जैसे ही ग्लाइकोलिसिस होगी वैसे ही क्या होगा, ये ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में क्रेब्स साइकिल में जाएगा कार्बोहाइड्रेट। फिर क्रेब्स साइकिल में क्या होगा, एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा रिएक्शन, जिसकी वजह से एटीपी जनरेट होगी और हमको एनर्जी मिलेगी। और आगे देखते हैं, ऑर्गेनिक capable of aerobic respiration metabolize glucose and oxygen to release energy ATP with CO2 and H2S। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे सेल में रेस्पिरेशन होती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस सेल में पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, जहां ग्लूकोज टूटता है एटीपी में और हमको एनर्जी मिलती है। देखो स्टेप कैसे, फिर देखो ये हमने क्या किया, सांस ली, रेस्पिरेशन लिया, रेस्पिरेशन के बाद में हमारा जो ग्लूकोज है सेल के पास में जो गया है हम लोगों ने, ये ग्लूकोज क्या किया है, ग्लूकोज जैसे ही सेल में गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कौन पहुंचा, हमारा ऑक्सीजन पहुंचा। जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो क्रेब्स साइकिल जैसे ही चालू हुई तो क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, इस क्रेब्स साइकिल में लिखा हुआ है क्रेब्स साइकिल में, हाँ ये देखो क्रेब्स साइकिल एंड इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जिसकी वजह से एटीपी मिलती है। तो एटीपी एनर्जी है जिससे हम लोग चलने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो वही लिखा है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मिलेगी हमको मेटाबॉलिज्म ऑफ किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, और ये एनर्जी हमारे सेल में एटीपी के रूप में प्रेजेंट रहेगी। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखते हैं आगे इसको पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन अ सेवरल स्टेप। ग्लूकोज अलग अलग स्टेप में टूटेगा टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। जैसे ही ग्लूकोज पहुंचेगा कहाँ पे, क्रेब्स वो ग्लाइकोलिसिस होगा, तो उसमें ग्लाइकोलिसिस होने के बाद में हमको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे पायरुवेट के। कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल, विच इन टर्न इज कन्वर्ट टू एसिटिल कोएंजाइम। और ये जैसे ही पायरुवेट मिलेगा वैसे ही ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा वैसे ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। क्या, नाउ नेक्स्ट एसिटिल कोएंजाइम एंटर इनटू टीसीए, यानी क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इसकी सहायता से हमको एटीपी मिल जाएगी। और एटीपी को एनर्जी कहते हैं। कितनी एटीपी मिलती है, टोटल 36 एटीपी मिलती है हमको, इसमें 6 मॉलिक्यूल CO2 रहता है और 6 मॉलिक्यूल H2 रहता है। तो ये हमारा हो गया, ये देखो स्टेप लिखा हुआ है, ग्लूकोज आया, ठीक है, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज हमको मिल गया। फिर ग्लूकोज क्या पायरुवेट में बना दो मॉलिक्यूल में, फिर पायरुवेट के बाद एसिटिल को एंजाइम बना, एसिटिल को एंजाइम के बाद ये गए क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में ईटीएस साइकिल चली। जैसे ईटीएस साइकिल चली तो हमको क्या मिल गया, 36 एटीपी। ये पूरी जो रिएक्शन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यानी सेल। इस तरीके से हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कुछ स्टेज होती हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है और मेटाबॉलिज्म हो जाती है। पहला है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, जिसमें क्या होता है हेक्सोज शुगर है वो पेंटोज में बदल जाती है। सेकेंड है ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें क्या होता है जो ग्लूकोज है हमारा वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। थर्ड क्या है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट जैसे प्रोटीन है वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। फोर्थ क्या है ग्लाइकोलिसिस, इसमें क्या होता है ग्लाइकोजन जो बॉडी में स्टोर है वो टूटता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड टूटता है लैक्टिक एसिड में। पांचवा है टीसीए साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल, जिसमें पायरुविक एसिड जो भी देखा गया था ग्लूकोज टूटा पायरुविक एसिड में, उसे पायरुविक एसिड से हमें क्या मिला, ये एनर्जी मिली जो हमारे काम में आ गई। ये कुछ स्टेप हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और हमको एनर्जी देते हैं। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट का बी ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट ब्लड ग्रुप को देखते हैं। When we talk about the blood group, then it defined according to the antigen और antibodies present in the blood। जब भी हम कोई ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तब हमें एक ही ख्याल आता है कि हम एंटीजन एंटीबॉडीज जो ब्लड में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप को बांटते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजन। जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है एब्सेंट है उसके बेसिस पे हमने ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किया गया है। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए रहेगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसका एंटीजन ए और बी रहेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी रहेगा, ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन नादर ए और नॉर बी, एक भी नहीं रहेंगे, पर एंटीबॉडी इसके अपोजिट होगी। ठीक है ना, वो साइड में है वो देख लेना। तो इस तरीके से देयर आर मैनी ब्लड टाइप्स प्रेजेंट बहुत सारे ब्लड टाइप्स मिलते हैं बिकॉज ऑफ मैनी स्पीसीज, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज अपने अर्थ पर पाई जाती हैं। लेकिन जो अभी तक का बेस्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लासिफाई किया गया है वो है एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जो किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्लासिफाई किया था। तो एबीओ का बेसिक क्या है, इसका जो मेन बेसिक है बेसिक वो क्या है, तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी द ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। तो एंटीजन ए उसके ऊपर है या नहीं है उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं, ब्लड हैविंग एंटीजन ए बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ए, बताया जो जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीजन ए ही होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप उसका अपोजिट यानी एंटीबॉडी बी होगी उसके अंदर, जिसे बीटा एंटीबॉडी कहते हैं। देखो फिर देखो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीबॉडी उसकी अपोजिट है। ऐसे ही सेकंड में लिखा हुआ है ब्लड विद एंटीजन बी, जिसके पास एंटीजन बी है वो ब्लड ग्रुप बी से बिलोंग करेगा और उसकी एंटीबॉडी उसकी अपोजिट एंटीबॉडी ए होगी। तो वही एंटीजन क्या एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है और एंटीबॉडी उसकी अपोजिट है। इफ बोथ एंटीजन प्रेजेंट, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है किसी पे तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। इसीलिए ये सभी से ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो जो ए बी वाला है सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है। और अगर इफ एंटीजन इज एब्सेंट, अगर एंटीजन एब्सेंट ब्लड में तो ब्लड ग्रुप कौन सा 0 बोलेंगे उसको या ओ बोलेंगे, जिसमें एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होंगी ए बी और बी बी, जिसकी वजह से ये वाला सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक, तो ओ वाला है वो सबको दे सकता है और बी वाला जो ए बी वाला है वो सभी से ले सकता है। तो ये है ब्लड ग्रुप। अब एक और ब्लड ग्रुप आता है कि आर एच रीजेस ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये क्या है, ये हमारे एक बंदर था उसमें पाया गया था, जिसमें क्या है एंटीजन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी विद इन एंटीजन आर सेड आर एच पॉजिटिव। जिसके पास एंटीजन है उसे आर एच पॉजिटिव बोलेंगे, जिसके पास एंटीजन नहीं है उसके सरफेस पे उसको आर एच नेगेटिव बोलेंगे। तो आर एच डज नॉट हैव द आर एच एंटीजन, तो आर एच नेगेटिव है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। आर एच प्लस कैन एक्सेप्ट आर एच प्लस और आर एच नेगेटिव ब्लड, तो आर एच पॉजिटिव जो होगा ब्लड ग्रुप जिसका वो दोनों आर एच प्लस और आर एच नेगेटिव ब्लड ले लेगा। लेकिन आर एच नेगेटिव क्या कैन एक्सेप्ट ओनली आर एच ब्लड, तो आर एच नेगेटिव वो केवल आर एच नेगेटिव ब्लड को ही एक्सेप्ट करेगा, आर एच पॉजिटिव को नहीं। और अगर गलती से ही मिसमैच हो गया तो हीमोलिसिस हो सकती है, ब्लड का टूटना अपने आप बॉडी में हो जाएगा, जॉन्डिस हो सकती है, रीनल ट्यूब डैमेज हो सकती है और डेथ हो सकती है अगर ये ब्लड मिसमैच हो गए तो। इसलिए बहुत ज़रूरी है जब ब्लड किसी को लगाते हैं तो मिसमैच नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या क्या है ब्लड ग्रुप का, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, जब भी किसी को हम ब्लड लगाएं तो सबसे पहले उसका चेक कर लें कि कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका, उसके बाद ही ब्लड ग्रुप लगाएं। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है कि जब बच्चा बाहर निकलता है यानी डिलीवरी होती है उस समय, तो जब प्लेसेंटा को कट करते हैं तो उस समय फीटस का और मम्मा का ब्लड एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ सकती है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे कंडीशन में थोड़ा हिसाब से प्लेसेंटा को कट करना है। और भी इम्पोर्टेंस होंगे वो देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो उसका ए में बोला गया है कंडक्शन ऑफ हार्ट को दर्शाना है। तो इसमें हमको इतना याद रखना है कि किस तरीके से जो ऐसे नोड है
वो हमारा मैसेज सेंड करता है बंडल ऑफ हिस के पास में, और फिर बंडल ऑफ हिस मैसेज पास करता है पुरकुंजी फाइबर में। तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट में मेनली इन 4 चीज़ों को दर्शाना है। सब लोग हार्ट का डायग्राम अलग अलग बनाते हैं, तो हमको ये इसमें याद रखना है कि ये 5-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको इसमें हमको दर्शाना ही है जब हम किसी भी हार्ट का कंडक्शन बताएंगे। तो डायग्राम ये रहा, इसमें हमारी ये ऐसे नोड है, ठीक है, और ये यहाँ पे ए वी नोड है। तो ये ऐसे नोड ए वी नोड को मैसेज करेगा, फिर ए वी नोड बंडल इसको, फिर बंडल इस पुरकुंजी फाइबर को, फिर पुरकुंजी फाइबर से सर्कुलेशन होके पूरे बॉडी में जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें कार्डियक साइकिल को बताया गया। कार्डियक साइकिल क्या होती है? तो कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ हार्ट ड्यूरिंग द ईच बीट। तो जब दिल एक बार धड़कता है, वो धड़कने के बीच में जो भी इवेंट्स होते हैं वो कार्डियक साइकिल कहलाती है। जिस इवेंट्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, पहला सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। तो पहले सिस्टोल और डायस्टोल को देखते हैं। सिस्टोल क्या है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, एंड पंप द ब्लड थ्रू द आर्टरीज, और ब्लड को पंप कर देगा आर्टरीज के जरिए। सेकेंड डायस्टोल है, इसमें हार्ट रिलैक्स हो जाएगा और ब्लड फिर फिल्ड हो जाएगा अपने हार्ट में। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल हो गया। तो यही दोनों इवेंट्स हैं जो कार्डियक साइकिल में होते हैं। तो ऑल दीज इवेंट्स आर रिपीटेड इन अ साइकिल मैनर। तो जो ये इवेंट्स हैं वो एक मैनर में रिपीट होते रहते हैं। तो पहले देखते हैं ड्यूरेशन क्या है कार्डियक साइकिल की, जिसमें एक नॉर्मल हार्ट रेट रहता है 72 बीट पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार धड़कना। तो अगर डिवाइड करेंगे तो एक बीट का, तो जैसे 60 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो हमारा 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन रहेगा। कैसे रहेगा वो देखते हैं। तो उससे पहले फेस ऑफ कार्डियक साइकिल, 2 फेस होते हैं, एट्रियल साइकिल, वेंट्रिकुलर साइकिल। तो एट्रियल साइकिल में वही 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करेगा, और वेंट्रिकुलर साइकिल है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करेगा। आर्टियल में हमारे आर्टियल सिस्टोल आता है जो 0.1 सेकेंड के लिए होता है, आर्टियल डायस्टोल 0.47 के लिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 और वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड में। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारी कार्डियक साइकिल रही। जो ये वाला पोर्शन है इसमें कंप्लीट डायस्टोल होगा। क्या? डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल कितना टाइम लेगा? 0.4 सेकेंड, ठीक है। और इधर साइड में 2 पोर्शन है, एक एट्रियल सिस्टोल होगा और एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल है ये 0.1 सेकेंड के लिए रहेगा, और जो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड के लिए रहेगा। ये ऊपर सब मेंशन है। इस तरीके से हमारी कार्डियक साइकिल चलेगी। ये देखो ये सर्कुलर है, ये हमारे 0.4 सेकेंड के लिए, ये 0.1 सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है ना। और जो ये है 0.3 सेकेंड के लिए। तो टोटल मिला के 0.8 सेकेंड हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसको थ्योरी में देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। द हार्ट एक्शन ओरिजिनेट इन द एस नोड। तो जो भी एक्शन है एस नोड के पास गया, देन द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुई, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल इम्पल्स मूव अराउंड द बंडल ऑफ हेस। फिर ऐसे नोड जैसे ही मैसेज जनरेट किया वैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और वैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास हुए बंडल ऑफ हेस के पास। फिर बंडल ऑफ हेस के पास जैसे ही मैसेज पहुंचे वैसे ही वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रैक्ट, और फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरिया इज शॉर्ट। जो आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन है वो शॉर्ट रहता है। दैट ऑफ द वेंट्रिकल इज लॉन्गर, और वेंट्रिकल का लॉन्ग रहता है, ठीक। और मोर फोर्सफुली उसमें ब्लड जाता है, किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकल में। एज इट इज टू फॉर द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी और मेंटेन सिस्टमेटिक आर्टरी ब्लड प्रेशर। और इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में आर्टरी ब्लड जाता है, और इस तरीके से हमारा सिस्टोल डायस्टोल का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। The right ventricle, although it pump exactly the same volume of blood, only has to send it around the lungs. और राइट वेंट्रिकल उसमें सेम यही तरीके से सेम वॉल्यूम रहता है ब्लड का, और ये जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को लंग्स तक भेज देती है, ठीक। सिमिलरली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज आर्टिकुलर सिस्टोल डायस्टोल रिपिस्टी। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है डिस्टोल सिस्टोल में। इसको हम कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फिजियोलॉजी का।
जिसमें पहला ए है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में शुरू करते हैं। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एडेनोहाइपोसिस, न्यूरोहाइपोसिस। ये वाला पोर्शन एडेनोहाइपोसिस, ये वाला पोर्शन न्यूरोहाइपोसिस। तो एडेनोहाइपोसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और न्यूरोहाइपोसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के 3 भाग हैं, पैरस डिस्टालिस, पैरस ट्यूबरलिस और पैरस इंटरमीडिया। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 पार्ट हैं, एन इन्फेंडिबुलम और पैरस नर्वोसा। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम में सब कुछ दर्शाया गया है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसके अंदर 3 भाग थे, पैर ट्यूबरलिस, इंटरमीडिया और डिस्टालिस। ये हमारा वो क्या कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसमें पैरस नर्वोसा और इन्फेंडिबुलम ये चीज़ था। और ये जो पिट्यूटरी हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसके बारे में लोकेशन कैसे क्या है। तो ये देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अवर पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो नोन एज हाइपोसिस, इसे हाइपोसिस भी कहते हैं। स्मॉल होती है, पी साइज की होती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन के बेस पे रहती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। लोकेशन वही, पिट्यूटरी ग्लैंड इज विद इन पिट्यूटरी ग्लैंड इज विद इन द सेला ट्रेसिका और द हाइपोसिल फोसा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेला ट्रेसिका के अंदर स्पेस होता है, उसके अंदर धसी रहती है। तो बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड और जानकारी चाहिए वो हमारी वीडियो नीचे पड़ी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, उसमें डिटेल में मिल जाएगा। अब देखते हैं ब्रेन के बारे में। अब उसके बाद में उसी में जो सी है, डी वाला है, वो ब्रेन है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्रेन आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, ब्रेन सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बनते हैं, विच इंक्लूड ग्रे एंड वाइट मैटर, जिनके अंदर ग्रे और वाइट मैटर रहता है। कंटेनिंग द नर्व सेल रहती हैं, नॉन न्यूरल सेल रहती हैं, विच हेल्प टू मेंटेन न्यूरॉन एंड ब्रेन हेल्थ। जो नॉन न्यूरल सेल हैं ये क्या करती हैं, ब्रेन को हेल्थी प्रोवाइड करवाती हैं और न्यूरॉन्स को मेंटेन रखती हैं। और स्मॉल ब्लड वेसल्स रहती हैं इसके अंदर। द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ब्रेन है वो सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स, बहुत भयंकर तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। इट प्रोड्यूस अवर एवरी थॉट, ये हमारे थॉट, एक्शन, मेमोरी, फीलिंग, एक्सपीरियंस, जो दुनिया में सब कुछ होता है इन सबको दिखता है ये सब कौन, ब्रेन। दिस इज जेली लाइक मास ऑफ टिश्यू, जेली लाइक रहता है टिश्यू। साइज इसमें क्या, इसका साइज क्या होगा, 3 पाउंड, लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम इसका वजन रहता है। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ ब्रेन है वो 3 होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फॉर ब्रेन को प्रोसेंसेप्लन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेप्लन कहते हैं, हैंड ब्रेन को रोमेंसेप्लन कहते हैं। प्रोसेंसेप्लन को सेरिब्रम पार्ट है, थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ऑल्फैक्टरी लोब है। मेसेंसेप्लन में कॉलिक्यूली है और टेगमेंटम है। और रोबेंसेप्लन में सेरिबेलम है, पोनस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और लोकेशन हेड अंडर क्रेनियम के, क्रेनियम जो है उसके नीचे रहता है, ठीक है। कौन, हमारा ब्रेन। ये डायग्राम रहा है। बाकी और डिटेल जो इनके बारे में है वो हमको कहाँ मिलेंगी डिटेल, ये मिलेंगी हमको इसी वीडियो में यूट्यूब पे, और नीचे साइड में एक ब्रेन टॉपिक है उसके अंदर मिलेगा इनके बारे में और डिटेल में। तो फिर भी आप चाहें तो इन लोग देख लें इन टॉपिक को और पूरा हो जाएगा।